हेलो एवरीवन। सो गाइस, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था, डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा था और आज का टॉपिक क्या है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बच्चों। कल तक हम लोगों ने एक डाइपोल नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज और उसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा। यूनिफॉर्म का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ हर पॉइंट पर सेम थी। तो हमने देखा यहाँ पर एफ नेट हमेशा जीरो रहेगा बच्चों, एफ नेट जीरो रहेगा। टाउ नेट जीरो हो भी सकता है और टाउ नेट जीरो नहीं भी हो सकता। ये सब चीज़ें हम ऑब्जर्व कर लिए थे। फिर हम लोगों ने टॉर्क का फॉर्मूला देखा था, पी साइन थीटा, या आप वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हो तो पी क्रॉस ई, और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला देखा था माइनस पी डॉट ई। ये सब चीज़ें हम लोग कल ऑब्जर्व कर चुके थे। नाउ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है बच्चों? पहली बात तो इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होती कैसे है? सिंपल सी बात, मैं अगर आपको रिप्रेजेंट करूं कि लेट्स से ये मेरे पास ई वेक्टर है, ई नॉट आई कैप, सिंपल ई नॉट आई कैप। तो हमें ये तो समझ में आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस में है बच्चों, और एक्स की वैल्यू 0 रखे, 1 रखे, 2 रखे, कहीं पर भी रखे, अलोंग दी डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ चेंज नहीं हो रही। तो ये तो होता है मेरे पास कांस्टेंट या यूनिफॉर्म। जैसे कि हम लोगों ने बात करी थी इनफाइनाइट शीट के कारण। इनफाइनाइट शीट मान लो ये सिग्मा है, तो इसके कारण हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला देखा था सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, एंड दैट विल बी योर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। लेकिन अगर एक पॉइंट सोर्स है बच्चों, पॉइंट सोर्स पॉजिटिव चार्ज है, पॉइंट सोर्स का नेचर है, और इससे आर डिस्टेंस पर अगर कोई मेरे से पूछे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, तो हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड आर डिस्टेंस पे कितनी हो जाएगी बच्चों, के क्यू बाय आर स्क्वायर। अब देखो के क्यू बाय आर स्क्वायर की अगर मैं बात करूं तो जैसे जैसे मैं आर को कम ज़्यादा करता रहूँगा इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज होती चली जाएगी। तो दिस इज अ बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सिमिलरली इसके बाद हम लोगों ने रिंग देखी थी बच्चों। रिंग की एक्सिस पे हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड देखा था कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ऐसे रहने वाली है, और फॉर्मूला क्या था, जल्दी जल्दी बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था, के क्यू एक्स बाय अंडर रूट ऑफ आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर की पावर 3, या आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर की पावर 3/2, वन एंड द सेम थिंग। फिर हम लोगों ने इनफाइनाइट वायर देखी थी बच्चों। इनफाइनाइट वायर में हम लोगों ने देखा था कि जो पैरेलल कंपोनेंट है वो तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ही रहेंगे। इस पॉइंट पर मान लो ये सेपरेशन आ रहा है बच्चों, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पॉजिटिवली चार्ज है, लैम्डा कूलम्ब पर मीटर इसकी डेंसिटी गिवन है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था, जल्दी बोलो बच्चों, के लैम्डा बाई डी साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। लेकिन इनफाइनाइट है तो अल्फा और बीटा दोनों ही 90 डिग्री हो जाएंगे, तो फॉर्मूला आ जाएगा 2k लैम्डा बाय आर। अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है। तो ये भी एक बहुत अच्छा एग्जांपल है वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो ये सभी के सभी हम लोगों ने नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड देखी या वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड देखी। तो अब हमने क्या करना है, किसी भी एक डाइपोल को उठाना है और वो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देना है। तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के सोर्स तो हमें समझ में आ गए। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सभी सोर्सेज है बच्चों नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो कभी हम डाइपोल को इस चार्ज के विसिनिटी में रख देंगे, कभी इलेक्ट्रिक फील्ड की एक्सिस पे रख देंगे, कभी इसके सामने रख देंगे। तो इन सब से क्या होगा, एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगी हमारे पास। माइनस क्यू अलग डिस्टेंस पे आ जाएगा, प्लस क्यू अलग डिस्टेंस पे आ जाएगा। तो यहाँ तो हमने क्या देखा था, जब यूनिफॉर्म पे है तो ए पॉइंट पर और बी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ई नोट है तो ए पर भी ई नोट है और बी पर भी ई नोट है। बट जब इनके विसिनिटी में अगर हम डाइपोल को रखेंगे बच्चों, मान लो यहाँ पर एक माइनस क्यू रख दिया, यहाँ पर एक प्लस क्यू रख दिया, दोनों के बीच का सेपरेशन मान लो 2a है, और ये सेपरेशन मान लो सेंटर से r दूरी पर है। तो अब बच्चों देखो, माइनस क्यू पर अलग इलेक्ट्रिक फील्ड है और प्लस क्यू पर अलग इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। यानी ए पॉइंट पर अगर मैं बात करूँ, ए पॉइंट पर अलग इलेक्ट्रिक फील्ड और बी पॉइंट पर अलग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया तो अब क्या क्या होने वाला है, तो देखिए नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते ही सबसे पहले फोर्स तो आ जाएगा सर, यानी फोर्स तो लगेगा आप डाइपोल पे। तो अब हम लोग फोर्स की कैलकुलेशन करते हैं और फिर एक बहुत अच्छा, बहुत जनरल फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं बच्चों, जिसके बेस पर आप कैसा भी क्वेश्चन आ जाए नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पे, आप उसको अप्रोच कर सकते हो। सेकेंडली
आपकी एनसीईआरटी में एक न्यूमेरिकल गिवन है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को, जब हम लोग ने डाइपोल को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया है तो वो वाला क्वेश्चन भी आप लोग लगा पाएंगे। चलिए बच्चों, तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये उतार लीजिए आप लोग। देखिए बच्चों, मान लो ये क्यू सोर्स है, दिस इज योर सोर्स चार्ज, ठीक है बच्चों, ये सोर्स चार्ज है। तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमें पता है KQ/R², KQ/R², जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू है R, तो ये वेरिएबल है। अब हमने क्या किया, ध्यान से सुनना, यहाँ पर एक डाइपोल रखा हुआ है बच्चों, नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज। इनके बीच का सेपरेशन वही 2a मान लेते हैं बच्चों, और ये पॉइंट सेंटर पॉइंट है O। यहाँ से इसकी दूरी जो है दिस इज R, ठीक है, ये R है। अब बताओ ये नॉन यूनिफॉर्म हुआ नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ सर। यहाँ पर A पॉइंट मानूँ, इसको मैं B पॉइंट मानूँ, तो मैं कह सकता हूँ स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट A इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट B, क्योंकि ये नज़दीक है बच्चों, इन्वर्सली मतलब इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। तो जो पास होगा उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होने वाली है, जो दूर होगा वो कम है, तो नॉन यूनिफॉर्म आ गया। अब हमसे पूछा गया फाइंड फोर्स ऑन डाइपोल, इट्स अ डाइपोल और इसका वेक्टर ये रहा, फाइंड फोर्स ऑन डाइपोल ड्यू टू Q। इसके कारण इस पे फोर्स कैलकुलेट करना है। तो बच्चों फोर्स कैलकुलेट करना है तो बहुत सिंपल सी बात है, देखो आराम से समझते हैं। यहाँ से यहाँ का सेपरेशन देखो बच्चों, ये सेपरेशन R है, ये सेपरेशन A है बच्चों, और ये सेपरेशन भी A है। तो ये डिस्टेंस कितना बना बच्चों? तो ये डिस्टेंस बना सर A, ये वाला डिस्टेंस बना मेरे पास R माइनस A, और ये वाला डिस्टेंस बना बच्चों मेरे पास R प्लस A। अब आराम से सुनना बच्चों, फोर्स निकालते हैं। तो इस पे फोर्स पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये अपनी तरफ खींचेगा, तो फोर्स लगा इस डायरेक्शन में, इसको मैं F1 बोल दूं, ये वाले चार्ज को F1 1 और ये को 2। ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये इसको रिपेल करेगा बच्चों, दिस इज F2। तो F नेट कितना आया बच्चों? F नेट की वैल्यू देखो, F नेट की वैल्यू F1 में से F2 को माइनस कर देते हैं, क्योंकि F1 की स्ट्रेंथ ज़्यादा है। तो F1 माइनस F2, मर्जी आपकी है, आप F2 माइनस F1 करेंगे तो वो नेगेटिव साइन आ जाएगा, दैट्स इट। चलिए, तो F1 का फॉर्मूला कितना है बच्चों? K कैपिटल Q स्मॉल q बाय इनका सेपरेशन R माइनस A का होल स्क्वायर। माइनस माइनस क्यों रखा? क्योंकि ये लेफ्ट में लग रहा है, वो राइट में लग रहा है। तो K कैपिटल Q स्मॉल q बाय R प्लस A का होल स्क्वायर। भाई यही तो बना ना F नेट की इक्वेशन। अब इसको सोल्व करो। सोल्व करने का क्या तरीका बच्चों? K कैपिटल Q स्मॉल q को बाहर लेके आ जाओ। K कैपिटल Q स्मॉल q बाहर आ गया बच्चों, 1 बाय R माइनस A का होल स्क्वायर माइनस 1 बाय R प्लस A का होल स्क्वायर। लगाओ, एलसीएम ले लेंगे बच्चों, R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। तो F नेट कितना है बच्चों? F नेट आ गया सर K कैपिटल Q स्मॉल q। अब ध्यान से देखना, इधर R प्लस A का होल स्क्वायर चला जाएगा, इधर R माइनस A का होल स्क्वायर चला जाएगा, तो A प्लस B का होल स्क्वायर माइनस A माइनस B का होल स्क्वायर, तो 4AB बचता ऊपर। तो डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं अब, 4AB बोलेगा तो 4 इंटू R इंटू A, और नीचे क्या बना बच्चों? R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर, R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। वही कंडीशन है बच्चों, R इज ग्रेटर देन A, R इज ग्रेटर देन A, तो A स्क्वायर को हम लोग अप्रॉक्सीमेटली 0 बोल सकते हैं। तो फोर्स का फॉर्मूला देखो, F नेट का फॉर्मूला क्या है बच्चों? KQ R इंटू A, इस 4 को 2 इंटू 2 लिख रहा हूँ बच्चों, डिवाइडेड बाई R की पावर 4। इस R ने इस R को कैंसिल आउट किया। अब ध्यान से सुना, कॉमन सेंस का जवाब था ये। Q मतलब स्मॉल q 2 इंटू A, ये बेसिकली क्या बन गया? डाइपोल मोमेंट। ध्यान से देखो, 2 इंटू A इंटू Q, ये बना P। तो फोर्स कितना बना बच्चों? तो फोर्स का फॉर्मूला बना सर, F नेट का फॉर्मूला बना। ध्यान से देखो बच्चों, एक 2 बचा, 2 इंटू K इंटू कैपिटल Q, और Q इंटू A इंटू 2, ये बना P डिवाइडेड बाय R क्यूब।
डिवाइडेड बाय आर क्यूब। देखो ये वाला फॉर्मूला आ गया फोर्स का। अब एक बात बताओ बच्चों, जब ये वाला फॉर्मूला आ गया तो कोई बच्चा ना बिना इसको इतना प्रोसेस किए भी सॉल्व कर सकता था। थोड़ा सा अप्रोच लगाने की ज़रूरत थी और आपको एक लाइन याद होनी चाहिए थी। सर एक बात बताइए ना, आपने पूछा फाइंड फोर्स ऑन डाइपोल ड्यू टू कैपिटल क्यू, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो एक्शन रिएक्शन पेयर फोर्स है। सिंस इलेक्ट्रिक फोर्स इज एन एक्शन रिएक्शन पेयर फोर्स। अब देखो लॉजिकली समझना आपको, जो कि ये एक्शन रिएक्शन पेयर फोर्स है, तो जितना फोर्स ए इस पे लगाएगा उतना ही फोर्स ये इस पे भी लगाएगा। बिल्कुल लगाएगा सर। तो आपने बोला सर क्यों ना ऐसा ना कर सकते थे हम लोग, एफ ऑन कैपिटल क्यू निकाल दो इस पर ड्यू टू दिस डाइपोल पी। तो फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, क्यू इंटू ई, ई डाइपोल के कारण। अब देखिए ये वाला चार्ज इस डाइपोल की एक्सियल लाइन पे रखा हुआ है, एक्सियल लाइन पर बच्चों। तो एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, 2kp बाई आर क्यूब। तो बस फॉर्मूला ईपी क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन इट्स एक्सियल लाइन, 2kp बाई आर क्यूब। बच्चों ने बोला सर यहाँ पे रखो ना, ये तो एक लाइन में खत्म हो गया। बिल्कुल हो गया। तो एफ ऑन क्यू ड्यू टू डाइपोल इज 2kp इंटू क्यू बाई आर क्यूब। देखो ध्यान से बताओ बच्चों, क्या दोनों रिजल्ट सेम आए, यस या नो? बट हमें ना लॉजिकली सोचना था कि एक तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, कोई इशू नहीं है, लेकिन हमें यहाँ से कई चीज़ें अप्रोच के साथ भी समझ में आनी चाहिए कि ए का बी के निकालो या बी का ए के कारण निकालो। फोर्स एक्शन रिएक्शन पेयर फोर्स है तो मैग्नीट्यूड वाइज सेम आएगा और डायरेक्शन हम अपनी बुद्धि से निकाल ही सकते हैं। सिंपली हमें क्या अप्रोच याद रखनी है कि कभी अगर एक से निकालना मुश्किल पड़ जाए तो दूसरे से निकाल दो, जो दूसरे ने पहले पे लगाया होगा वही पहले ने दूसरे पे लगाया होगा। जल्दी देखो बच्चों, इसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो? इसके बाद हम बात करेंगे जनरल फॉर्मूले की। ये तो हमने एक प्रूफ करके दिखा दिया, फिर जनरल करेंगे। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता होना चाहिए, हम फोर्स इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। जल्दी बताइए, आइए बच्चों। अब जनरल फॉर्मूला देखो, जनरल अप्रोच। जनरल फॉर्मूला क्या कहता है बच्चों, मान लो यहां कोई भी एक सोर्स है वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड का, सोर्स ऑफ वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये कोई भी एक पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है, रिंग भी हो सकती है, वायर भी हो सकती है, इट में भी एनी। इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ फंक्शन ऑफ आर हमें पता है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड आर पे डिपेंडेंट है, तभी वो वेरिएबल हो सकती है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ फंक्शन ऑफ आर हमें पता है और यहाँ पर हम लोगों ने एक डाइपोल रखा नेगेटिव और इधर रखा पॉजिटिव। सोर्स कहीं पे भी मान ले, कोई भी सोर्स हो सकता है, कोई भी जो भी वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करा सकता है वो सोर्स हो सकता है। चार्ज भी हो सकता है, रिंग हो सकता है, इनफाइनाइट वायर हो सकती है बच्चों, है ना। ये सभी के सभी सोर्सेज हैं। मान लो मैंने मान लिया कैपिटल क्यू ही चार्ज मान लेते हैं और इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंडेंट है। अब एक बार बताओ बच्चों, इस सेंटर ओ से यहां से ये सेपरेशन R मान लिया और इनका सेपरेशन 2A मान लिया या A मान लो, व्हाटएवर जो मानना है मान लो। सिंस हमें इतना पता है R इज ग्रेटर देन A, अगर R बहुत बड़ा है बच्चों A के कंपैरेटिवली, तो ये डाइपोल, वैसे भी डाइपोल के बीच का सेपरेशन बहुत छोटा होता है, तो मैं इसको बहुत छोटा सा लिख लेता हूं बच्चों, dr, यानी dr, मैं a को dr के बराबर लिख रहा हूं। अब ध्यान से सुनना बच्चों, a को मैंने dr के बराबर लिखा और ये होता भी, आप लोगों ने देखा भी होगा एनसीईआरटी का सेंटर ऑफ मास वाला एक क्वेश्चन, इन एन HCl मॉलिक्यूल H और Cl के बीच में 1.27 एंगस्ट्रॉम सेपरेशन होता था, तो इट्स अ वेरी वेरी स्मॉल सेपरेशन। चलिए अब क्या करें सर, इसके कारण कोई भी सोर्स हो सकता है। पहली बात तो ये ध्यान रखना, जरूरी नहीं है ये कैपिटल क्यू चार्ज हो, इट में भी एनी सोर्स जो भी वेरिएबल फील्ड प्रोड्यूस करा सकता है। इसके कारण ये पॉइंट A मान लूँ बच्चों, ये वाला पॉइंट B मान लूँ, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड A आ गई बच्चों और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड B आ गई। मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो बच्चों, तो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज पे अपोजिट में फोर्स लगेगा, तो ये F ऑन A आ गया बच्चों। पॉजिटिव चार्ज है तो दिस इज F ऑन
बी आ गया। चलिए, तो एफ नेट निकालो। एफ नेट का फॉर्मूला देखो। अच्छा, एक चीज़ और देखो, यहाँ पर मैं डाइपोल मोमेंट को क्या लिख सकता हूँ, डाइपोल मोमेंट को क्या लिख सकता हूँ बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एनी चार्ज इन देयर सेपरेशन, तो Q इंटू डी आर। ध्यान से सुनना, Q इंटू डी आर मेरे पास ये बन गया। ठीक है बच्चों। चलिए, तो एफ नेट कैसे निकालूं, एफ नेट कैसे निकालूं बच्चों, एफ नेट यहाँ पे फोर्स कितना हो जाएगा बच्चों, Q इंटू ई बी। यहाँ पे फोर्स कितना हो जाएगा बच्चों, Q इंटू ई ए। एक लेफ्ट है एक राइट है, तो एफ नेट दोनों को माइनस कर दो बच्चों। Q कॉमन ले लूँ बच्चों, तो ई बी माइनस ई ए करूँ या ई ए माइनस ई बी करूँ, कोई टेंशन वाली बात नहीं, क्योंकि मैं मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहा हूँ। अब जो कि ये सेपरेशन बहुत छोटा है, जो कि ये सेपरेशन बहुत छोटा है, तो ये जो चेंज आएगा ना, ये भी बहुत छोटा सा चेंज आएगा बच्चों, बहुत छोटा सा चेंज। तो एफ नेट को देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, एफ नेट इज नथिंग बट Q इंटू डी ई, Q इंटू डी। पहली बात तो अब इस इक्वेशन को मैंने क्या किया, डी आर से मल्टीप्लाई और डी आर से डिवाइड कर दिया। कर सकता हूँ सेम फिजिकल क्वांटिटी से मैं मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन कर सकता हूँ। ध्यान से देखो, Q इंटू डी आर, Q इंटू डी आर बना P, तो एफ नेट का मैग्नीट्यूड बच्चों, एफ नेट के मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, Q इंटू डी आर बना P और डी बाई डी आर बना आपके पास मैग्नीट्यूड की बात करें बच्चों। डी बाई डी आर क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू आर, इट्स बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू आर। और क्या है, ये सेपरेशन है आर, सिंपल। अब सिंपल सी बात देखो, जो हम लोगों ने अभी अभी क्वेश्चन किया था, एक्शन रिएक्शन से निकाला था, फिर हम लोगों ने प्रूव किया था। अब ये अप्रोच बहुत इजी बन जाती है। कैसे इजी बन जाती है देखिए, फिर वही पूछा गया, फाइंड द फोर्स ऑन डाइपोल ड्यू टू दिस चार्ज। तो इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ कितनी है बच्चों। तो सर इलेक्ट्रिक फील्ड का तो फॉर्मूला होता है K कैपिटल Q बाई आर स्क्वायर। ध्यान से सुनना बच्चों, K कैपिटल Q बाई आर स्क्वायर। अब सिंपल सी बात करो, डी बाई डी आर क्या रिप्रेजेंट करता है, सर डी बाई डी आर रिप्रेजेंट करता है, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू आर। चलो, तो डी बाई डी आर निकालो बच्चों, डी बाई डी आर। देखो अब डिफ्रेंशिएशन आपको आना चाहिए। K कैपिटल Q कांस्टेंट टर्म है, R नीचे है, ऊपर ले जाके R की पावर -2, और इंटीग्रेशन आपको आता है बच्चों करना, डिफ्रेंशिएशन आपको आता है। -2 बाहर, नीचे यानी मल्टीप्लिकेशन में, और एक पावर कम कर देते हैं, तो R की पावर -2 -1, R की पावर -3, R की पावर -3 ऊपर है, नीचे आके R की पावर Q बन जाएगी। तो D बाई डी आर देखो बच्चों क्या बना, D बाई डी आर देखो बच्चों क्या बना, -2 इंटू K इंटू Q बाय आर क्यूब। ये देखो, ये D बाई डी आर बना बच्चों, D बाई डी आर की वैल्यू यहाँ पे रख दो, D बाई डी आर की वैल्यू यहाँ पे रख दो, तो एफ नेट कितना बना बच्चों, P इंटू मैग्नीट्यूड की बात कर लो बेशक, 2KQ बाई आर क्यूब। और ये हमें लॉजिकली देखा भी था, यही हमारा आंसर भी आया था पीछे। यानी हमें तो बस अब ये वाला फॉर्मूला यूज करना है कि अगर कोई भी डाइपोल नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, तो जो फोर्स लगने वाला है ना, वो P इंटू डी बाई डी आर लगने वाला है। मैग्नीट्यूड हमें समझ में आ जाएगा, और डायरेक्शन हम अपनी बुद्धि से भी निकाल सकते हैं बच्चों। बुद्धि देखिए, ये वाला फोर्स ज़्यादा होगा इसके कंपैरेटिवली, तो वो नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगने वाला है। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, फोर्स इधर लगने वाला है। जल्दी बताइए बच्चों, ये समझ में आया क्या? मैं फिर कह रहा हूँ, ये वाला फॉर्मूला इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस वाले फॉर्मूले को तो रट लेना बच्चों। जब भी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आए तो आपके दिमाग की घंटी बज जानी चाहिए कि ये वाला फोर्स का फॉर्मूला यूज करना है। देखिए, हमारे पास एक इनफाइनाइट वायर है, लैम्डा कूलम्ब पर मीटर उसकी डेंसिटी है, इनफाइनाइट। ठीक है बच्चों, इससे यहां से r दूरी पर एक डाइपोल रखा हुआ है a डायरेक्शन में, डाइपोल इस डायरेक्शन में रखा हुआ है। बोला गया फाइंड फोर्स ऑन डाइपोल ड्यू टू
चार्ज्ड वायर, चार्ज्ड इनफाइनाइट वायर। चलिए जल्दी जल्दी लगाओ, ड्यू टू चार्ज्ड इनफाइनाइट वायर। जल्दी देखिए, क्वेश्चन कोई ज़्यादा टफ है नहीं अगर हमें फॉर्मूला पता है तो। पहले बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है? 2k लैम्डा बाय आर। 2k लैम्डा बाय आर वेरिएबल है, यस। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एफ नेट, अभी अभी देखा है, P इंटू डी बाई डी आर। तो क्या करो बच्चों, इसको डिफ्रेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू आर, डिफ्रेंशिएशन आना चाहिए बस। डी ई बाई डी आर कर दो, आर की पावर ऊपर चली जाए -1, माइनस साइन आ जाएगा, -1 -1 -2, तो -2k लैम्डा बाय आर स्क्वायर। ये हमारे पास डी बाई डी आर आ गया, बस रख दो फॉर्मूला। तो एफ क्या आ जाएगा बच्चों? P इंटू 2k लैम्डा बाय आर स्क्वायर। मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहे हैं, और डायरेक्शन आप लोग कॉमन सेंस से लगा ही सकते हो। ओबियसली नेगेटिव चार्ज इधर है, डाइपोल मोमेंट इधर जा रहा है, तो नेगेटिव यहाँ रखा होगा, पॉजिटिव यहाँ रखा होगा, तो इस पर फोर्स ज़्यादा लगने वाला है, यानी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जाने वाला है। जल्दी बताइए बच्चों, आया समझ में? अगर समझ में आ गया तो एक क्वेश्चन जल्दी करके दिखाओ। मान लो ये कैपिटल क्यू चार्ज है, यहाँ से आर सेपरेशन पर इधर एक डाइपोल रखा हुआ है, डाइपोल ऐसे रखा हुआ है। बोला गया फाइंड फोर्स ऑन डाइपोल मोमेंट ड्यू टू कैपिटल क्यू। ध्यान रखना बच्चों, यहां पर आप एक्शन रिएक्शन वाला पेयर का यूज कर सकते हो। ये सिंपल सी बात, ये बताओ ये क्यू चार्ज डाइपोल मोमेंट के कहाँ रखा हुआ है? सर एक्सियल इक्वेटोरियल लाइन पे रखा हुआ है ना, डाइपोल ये इक्वेटोरियल लाइन हो गया। अब इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होती है? अपोजिट टू द डाइपोल मोमेंट, यानी इधर होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी बच्चों, और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हुई, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हुई, तो फोर्स कितना लगेगा? सर Q इंटू ई का फॉर्मूला बोलो, KP बाय आर क्यूब। एक्शन रिएक्शन पेयर है, यस सर। अगर इस पे फोर्स किधर लगेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे है, पॉजिटिव चार्ज है, तो फोर्स भी नीचे लगेगा, फोर्स भी नीचे लगा। फोर्स नीचे लगा तो एक्शन रिएक्शन पेयर है, उतना ही फोर्स लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन में। नहीं आया बेटा समझ में? जल्दी बताइए आया या नहीं आया? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। बेसिकली क्या बोला गया बच्चों, इस लाइन पर है ना दो डाइपोल रख दिए गए, इस लाइन पर दो डाइपोल रख दिए गए। दिस इज P1 वेक्टर, ठीक है, और ये P2 वेक्टर है। दोनों के बीच का सेपरेशन R मान लिया, यहां से मान लो सेंटर से इसके सेंटर तक, ठीक। बोला गया फाइंड F ऑन P1 P2 बाय P1। P2 पर फोर्स निकालो P1 के कारण, P2 पर फोर्स निकालो P1 के कारण। सिंपल सी बात है, फोर्स का फॉर्मूला वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बच्चों, क्योंकि डाइपोल के कारण 2kp बाई आर क्यूब होता है, 2kp बाई आर क्यूब। हाँ, तो फोर्स का फॉर्मूला तो वही यूज़ करेंगे हम लोग। क्या फॉर्मूला बच्चों? P इंटू डी बाई डी आर। अब जो कि इस पे फोर्स निकालना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसका रोल में आएगा, और इसके लिए ये इसके एक्सियल पॉइंट पे रखा हुआ है। एक्सियल पॉइंट पे रखा हुआ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कितना बन जाएगा बच्चों? इसके कारण 2kp1 बाय आर क्यूब। ध्यान रखना 2kp1 बाय आर क्यूब। तो फोर्स कितना हो जाएगा बच्चों? फोर्स ऑन P2 बाय P1, दिस इज इक्वल टू डाइपोल मोमेंट ऑफ P2 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू P1 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू P1। सिंस ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है बच्चों, तो हमें क्या करना है? DEP1 बाई DR निकाल दो बच्चों। भाई इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, खत्म। 2kp1 r क्यूब, r की पावर -3। डिफ्रेंशिएशन करना आता है बच्चों, चलिए डिफ्रेंशिएशन कीजिए। तो DP1 बाई DR क्या हो जाएगा बच्चों? -3 नीचे आ जाएगा, तो -6
K P1R⁴ बस रख दो बच्चों यहाँ पर। तो एफ नेट कितना आया, एफ नेट P2 इंटू ये -6 इंटू K इंटू P1/R⁴। तो एफ नेट कितना आ गया बच्चों, P1 P2 K इंटू 6/R⁴। दिस इज योर डाइपोल इंटरेक्शन, कि अगर दो डाइपोल आ जाए तो हमें दोनों डाइपोल के कारण एक दूसरे पे फोर्स कैलकुलेट करना आना चाहिए। दैट्स इट। फिर कह रहा हूँ सारे के सारे न्यूमेरिकल जितने भी आज पढ़े हम लोगों ने, सब थे नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये चीज़ें हमें समझ में आ गई। फिर एक चीज़ हमने यहाँ से और सोची बच्चों, सीखी भी है और सोची भी है, कि अगर ए के कारण बी पे फोर्स निकालना थोड़ा मुश्किल बन रहा है ना, तो बी से ए पे निकाल दो। एक्शन रिएक्शन पेयर फोर्स मैग्नीट्यूड वाइज सेम आएगा। हाँ, डायरेक्शन आपको लॉजिकली सोचनी पड़ेगी। दिस इज ऑल अबाउट यूर डाइपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए बच्चों, तो अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। इलेक्ट्रिक फ्लक्स रिप्रेजेंटेड बाय फाई, और फाई का फॉर्मूला होता है बच्चों इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट डी ए, वेयर डी ए रिप्रेजेंट्स योर एरिया वेक्टर। डी ए रिप्रेजेंट्स योर एरिया वेक्टर। if electric field is uniform, if electric field is uniform, तो फ्लक्स का फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों E डॉट ए। अब पहली बात तो यहाँ से दो चीज़ें समझो बच्चों। सिंस इट्स अ डॉट प्रोडक्ट, तो फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी। इट्स अ डॉट प्रोडक्ट, तो इट्स अ स्केलर क्वांटिटी। और अगर ये स्केलर क्वांटिटी है तो ये पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हो सकता है। हमें डॉट प्रोडक्ट आना चाहिए। डॉट प्रोडक्ट क्या कहता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, के को के के साथ मल्टीप्लाई करो और सिंपली ऐड कर दो, और हमें जो भी मिलेगा एक स्केलर नंबर मिल जाएगा। सेकेंडली, ई डॉट ए करो या ए डॉट ई करो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, जो भी आएगा दोनों का रिजल्ट सेम आएगा, बट दिस इज योर स्टैंडर्ड फॉर्मूला। अब बात करें ये फ्लक्स बेसिकली होता क्या है, तो देखिए बच्चों, अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में, और आगे चलते हुए इसी पार्ट का लास्ट चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ईएम वेव्स। अब ध्यान से रखें तो ये ईएम वेव्स बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती है, और ये वही रेडिएशंस, वही एनर्जी होती है जो हम लोग आज अपने घरों में घिरे हुए इस चीज़ से, जैसे पानी को साफ करने वाली मशीन, खाने को गर्म करने वाली मशीन, मतलब यूवी, बेसिकली आपका आरओ हो गया, आपका माइक्रोवेव ओवन हो गया, आपके पास एक्सरेज मशीन हो गई, सभी के सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से। तो बच्चों हम बात कर रहे थे ईएम वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जिसमें एक पार्ट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और एक पार्ट मैग्नेटिक फील्ड होता है, जो कि ये एनर्जी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या कैरी करती है बच्चों, एनर्जी। तो हमें इस फ्लक्स में क्या पढ़ना है कि किसी भी सरफेस में से कितनी एनर्जी पास हो रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास ऑन करेंगी, तो काउंट, बेसिकली फ्लक्स क्या होता है, काउंट ऑफ नंबर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू एन एरिया, या एनर्जी क्रॉसिंग एन एरिया। किसी भी एक एरिया में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है बेसिकली एनर्जी। तो बेसिकली इस वाले चैप्टर में हम बात करने वाले एनर्जी के बारे में। तो फ्लक्स को डिफाइन किया गया, एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया, एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया, या नंबर ऑफ काउंट ऑफ नंबर ऑफ लाइंस क्रॉसिंग एन एरिया। तो बेसिकली ये फ्लक्स है। दिस इज स्मॉल इंट्रोडक्शन ऑफ फ्लक्स। लेकिन फ्लक्स को पढ़ने से पहले हम थोड़े फॉर्मूले पे देखते हैं, और फॉर्मूले में क्या है बच्चों, फॉर्मूले में आया सर ई डॉट ए, और ए क्या है बच्चों, एरिया। अब सिंपल सी सबसे पहला क्वेश्चन, एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी होती है या स्केलर क्वांटिटी होती है? सर यहाँ पे तो ए के ऊपर वेक्टर लग रहा है, तो ऑब्वियसली दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है बच्चों, एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। पहली बात, अगर एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है
तो हमें मैग्नीट्यूड तो निकालना आता है, स्क्वायर हो जाए, रेक्टेंगल हो जाए, ट्राइंगल हो जाए, कैसा भी शेप आ जाए अपन एरिया निकाल सकते हैं। बट हाउ टू कैलकुलेट डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो सिंपल सी बात सुनो बच्चों, एरिया हमारे पास दो तरह के होते हैं बच्चों, वन इज ओपन सरफेस एंड सेकेंड वन इज क्लोज्ड सरफेस। अभी मैं आपको समझाने के लिए दिखाता हूँ ओपन सरफेस और क्लोज सरफेस क्या होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक रेक्टेंगल शेप में डायरी है, ठीक है ना, डायरी मत मानो, अब ये एक शीट मानो बेसिकली, तो इट्स एन ओपन सरफेस। तो अब इसका एरिया तो हम निकाल सकते हैं सर, लेंथ इंटू ब्रेड्थ या लेंथ इंटू ब्रेड्थ, वट एवर जो भी है, ए इंटू बी, जो भी करना हमें कर सकते हैं हम, एरिया निकालना हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन बात आती है कि सर डायरेक्शन कैसे चूज़ करें। अगर बच्चों ओपन सरफेस है ना, तो हमेशा इस प्लेन, नाउ दिस इज नोन एज योर प्लेन, तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन, इस प्लेन का परपेंडिकुलर ये हुआ यानी आपकी तरफ, इस प्लेन का परपेंडिकुलर ये हुआ यानी बोर्ड की तरफ। तो जब हमारे पास प्लेन सरफेस आता है ना, तो हम लोगों की चॉइस होती है कि एरिया वेक्टर कहीं पर भी माने, कहीं पर भी मानने का मतलब या तो बाहर आउटवर्ड या इनवर्ड, दैट्स इट। बट याद क्या रखना है बच्चों, एक बारी जो एरिया वेक्टर आप लोगों ने मान लिया तो थ्रू आउट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, जब तक हमारा न्यूमेरिकल ख़त्म नहीं हो जाता, वो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन चेंज नहीं करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल इसका एरिया वेक्टर मैंने ये माना यानी ये आउटवर्ड डायरेक्शन में, तो मेरे लिए ये आउटवर्ड डायरेक्शन ही थ्रू आउट ये रहने वाला है एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये। ऐसे नहीं कि आधे क्वेश्चन के लिए ये वाली डायरेक्शन मान ली, आधे क्वेश्चन के लिए ये वाली मान ली, नहीं, आपकी मर्जी है, जो मानना है मान लो। फिर अगर आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है कि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड में एंगल 0 बन रहा है और एक जगह 180 बन रहा है, तो कोशिश करो 0 एंगल को चूज करने के लिए, दैट्स इट। तो पहली बात तो ई डॉट ए में हम बात करें एरिया की, एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी, दो टाइप के एरिया हो सकते हैं, वन इज ओपन सरफेस एंड सेकंड वन इज क्लोज सरफेस। तो बात करते हैं ओपन सरफेस, जैसे कि आप लोगों ने देखा रेक्टेंगल प्लेट, स्क्वायर प्लेट, ट्रायंगुलर प्लेट, ये सब आपके ओपन सरफेस होते हैं। अब बात करते हैं क्लोज सरफेस कैसा होगा सर। देखिए अगर क्लोज सरफेस को दिखाऊं तो बेसिकली इट्स अ सिलेंडर, ये एक क्लोज सरफेस है। तो अब यहां पर देखिए ना, दिस इज अ क्लोज सरफेस, तो इसका एरिया वेक्टर कहाँ चूज करें सर। पहली बात तो जब भी क्लोज्ड सरफेस आ गया ना बच्चों, तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, डायरेक्शन हमेशा वो लेनी है विच इज प्रोपगेटिंग आउटवर्ड। दूसरी चीज प्लेन के नॉर्मल होता है, तो कहीं पर भी एक छोटा सा पैच ले लो, कहीं पर भी एक छोटा सा पैच ले लो, तो ये नॉर्मल, ये नॉर्मल, ये नॉर्मल, ये नॉर्मल, ये नॉर्मल, ये नॉर्मल, ठीक है ना बच्चों, दिस इज एरिया वेक्टर। ऊपर वाले का देखो, अगर इसको देखें तो ये बेसिकली एक डिस्क दिखाई दे रही है आपको, तो इसका एरिया वेक्टर बाहर की तरफ हो जाएगा और इसका एरिया वेक्टर नीचे की तरफ हो जाएगा, तो ये एरिया वेक्टर हो गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास एक क्यूबिकल शेप है, ठीक है ना। अब इस क्यूबिकल शेप की बात हम करें तो इट हैज 6 फेसेस, तो सर इसका एरिया वेक्टर कहां पर, देखिए क्लोज्ड सरफेस है ना, दिस इज ए क्लोज्ड सरफेस, तो क्या करें, एरिया वेक्टर बाहर की तरफ यानी मेरे राइट डायरेक्शन में, इसका एरिया वेक्टर मेरे लेफ्ट डायरेक्शन में, इसका एरिया वेक्टर अपवर्ड डायरेक्शन में, इसका एरिया वेक्टर नीचे वाले का डाउनवर्ड डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर टू द प्लेन होना चाहिए, इसका एरिया वेक्टर आपकी तरफ, इसका एरिया वेक्टर मेरी तरफ। तो अगर क्लोज्ड सरफेस आ गया तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू दी सरफेस रहेगा विच इज प्रोपगेटिंग आउटवर्ड, जो बाहर की डायरेक्शन में है। बात समझ में आई बच्चों। इसके बाद अगर मैं थोड़ा और एनालाइज कराऊं आपको, तो ये बेसिकली एक क्यूबॉइड हो गया हमारे पास, तो इसका एरिया वेक्टर बोलो, इसका एरिया वेक्टर आपकी डायरेक्शन, आपकी तरफ, लेफ्ट, राइट, अपवर्ड, डाउनवर्ड, मेरी तरफ यानी टूवर्ड्स द बोर्ड। तो ये आपके पास क्लोज्ड सरफेस होते हैं। तो हमें ये सब चीज़ें समझ में आनी चाहिए कि अगर ओपन सरफेस हुआ तो एरिया वेक्टर कहाँ पर लेंगे और क्लोज्ड सरफेस हुआ तो कहाँ पर लेंगे। एरिया ओपन सरफेस हुआ, मान लो ये एक ओपन सरफेस बनाया बच्चों मैंने, तो एरिया वेक्टर आपकी मर्जी है, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कोई सी भी डायरेक्शन चूज कर सकते हो आप, जो आपको ठीक लगे। और अगर हमारे पास क्लोज्ड हो गया बच्चों, तो हमेशा वो वाला एरिया चूज करेंगे विच इज प्रोपगेटिंग आउटवर्ड, यानी इस वाले का एरिया वेक्टर
ए डायरेक्शन में, इसका ऊपर की डायरेक्शन में, इसका इधर की डायरेक्शन में, इसका नीचे की डायरेक्शन में, जो ये सामने वाला फेस है बाहर और जो उसके पीछे वाला फेस है अंदर की डायरेक्शन में। जल्दी बताइए क्या बच्चों एरिया वेक्टर समझ में आया? एरिया वेक्टर की डायरेक्शन चूज करनी समझ में आ गई? देख के हमें पता लग जाना चाहिए कि कौन सा एरिया ओपन सरफेस है, कौन सा एरिया क्लोज्ड सरफेस है। जल्दी बताइए बच्चों। अब 2-3 एग्जांपल देख लेते हैं बच्चों। मान लेते हैं दिस इज माय एक्स वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और बच्चों यहां पर है ना मैंने एक रिंग रखी है, रिंग, ये एक रिंग रख दी। इस रिंग का रेडियस है आर, इस रिंग का एरिया है, रेडियस है आर। तो बोला गया राइट डाउन एरिया इन वेक्टर फॉर्म, राइट डाउन एरिया इन वेक्टर फॉर्म। जल्दी सोचो, एक हमारे पास स्क्वायर आ गया बच्चों या रेक्टेंगल आ गया, वटेवर जो भी मानना है मान लीजिए, ए बी सी डी। तो इसका एरिया निकालना है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? एरिया वेक्टर फॉर्म में ही लिखना है। तो ए बी क्रॉस ए डी, ए बी क्रॉस ए डी। ध्यान से सुनना बच्चों, ए बी क्रॉस ए डी, ए बी क्रॉस ए डी तो बाहर, तो इसकी डायरेक्शन बाहर आ गई। और अगर आप ए डी क्रॉस ए बी करेंगे, ए डी क्रॉस ए बी करेंगे तो अंदर आ जाएगी। मर्जी आपके, जौन सा चूज करना है कर लीजिए, हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें देखिए एरिया निकालना कोई बड़ी बात नहीं। एरिया का मैग्नीट्यूड कितना है बेटा? एरिया का मैग्नीट्यूड तो सर हम लोगों ने पढ़े है, पाई आर स्क्वायर। मान लो इसकी लेंथ ए मान लेते हैं बच्चों, ये वाली लेंथ बी मान लेते हैं बच्चों, तो एरिया का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? सर एरिया का मैग्नीट्यूड तो बड़ा सिंपल है, ए इंटू बी। अब बात आती है एरिया वेक्टर, तो मर्जी आपकी, आप ए क्रॉस बी कर रहे हो या बी क्रॉस ए कर रहे हो। ए क्रॉस बी करोगे तो बाहर, बी क्रॉस ए करोगे तो अंदर, तो दोनों ही डायरेक्शन पॉसिबल है। बट आपको तो न्यूमेरिकल के लिए एक डायरेक्शन लेके चलनी है। अब इसकी देखिए, ये सरफेस है, इसका प्लेन, दिस इज प्लेन ऑफ द सरफेस, ये प्लेन सरफेस है ये, तो इसका परपेंडिकुलर या तो ऊपर है या नीचे है। तो इसका एरिया वेक्टर क्या लिख सकता हूँ बच्चों? प्लस माइनस पाई आर स्क्वायर जे कैप, यानी ऊपर लेके चलना है तो प्लस जे कैप हो जाएगा बच्चों, और नीचे लेके चलना है तो माइनस जे कैप हो जाएगा। जल्दी बताइए बच्चों, लिखना आया क्या? अगर लिखना आ गया तो एक छोटा सा क्वेश्चन करके दिखाओ। मान लो ये मेरे पास एक्स वाई जेड प्लेन है, एक्स वाई जेड प्लेन है, दिस इज एक्स, दिस इज वाई एंड दिस इज जेड, और मेरे पास एक स्क्वायर रखा हुआ है। इसको समझना बहुत इजी है बेटा, समझ पाना, देखना कैसे समझाता हूं अभी। मान लो ये स्क्वायर है और इसकी साइड है 5 मीटर, स्क्वायर विथ साइड 5 मीटर, स्क्वायर विथ साइड 5 मीटर, और ये एक्स एक्सिस से 37 डिग्री एंगल पर है, एक्स एक्सिस से 37 डिग्री एंगल पे है। तो बोला गया राइट डाउन इट्स एरिया वेक्टर, राइट डाउन इट्स एरिया वेक्टर। मैथमेटिकल एनालिसिस है, हमारा फिजिक्स से कोई लेना देना नहीं है अभी, बट हाँ जो कि फ्लक्स पढ़ेंगे अपन लोग, तो ई डॉट ए या इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए, उसमें एरिया हमें आना चाहिए। जल्दी बताइए, सोचो। देखिए बच्चों, इसको शायद एक डेमोन्स्ट्रेशन से सिखाने की कोशिश करता हूँ। मान लो दिस इज एक्स एक्सिस, ग्रीन वाला मार्कर, वाई एक्सिस, ब्लैक वाला मार्कर, और दिस ब्लू वाला मार्कर इज योर जेड एक्सिस। ठीक है, शायद आप लोग डेमोन्स्ट्रेट इजीली कर पाए, एक्स वाई एंड जेड। और ये वो स्क्वायर प्लेट है, मान लो ऐसे स्क्वायर प्लेट। अब वो रखा कैसे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो ऐसे रखी हुई है, ध्यान से देखो, ऐसे रखी हुई है, वो देखना और इसको देख पाना अब इजी है। तो देखिए इसका ये वाला एंड, ये वाला एंड तो यहाँ पर है वाई पर, और ये वाला एंड देखो, ये वाला एंड किस वाले प्लेन में है? दिस वाला एंड, दिस इज इन एक्स एंड जेड प्लेन, दिस इज इन एक्स एंड जेड प्लेन। बस सिंपल सी बात है। तो अगर मुझे इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट और इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता लग जाए तो मेरे लिए कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो सिंपल सी बात, मैंने तो अभी अभी सीखा है कि ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, तो ए बी क्रॉस ए डी एरिया वेक्टर आता है। दिस इज ए बी वेक्टर क्रॉस ए डी वेक्टर, अभी अभी सीखा है जस्ट। तो सर मुझे तो इसके कोऑर्डिनेट्स पता लग जाए। अब देखो ध्यान से, जो कि ये साइड 5 सेंटीमीटर है बच्चों, 5 सेंटीमीटर, और ये समझ में आ गई, ये वाला एंड एक्स और जेड प्लेन में है,
यानी कोऑर्डिनेट्स आएंगे समथिंग जीरो बीच में आ जाएगा। जीरो बोले तो वाई एक्सिस में चलने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसका ये वाला कोऑर्डिनेट एक्स में देखो, एक्स में कोऑर्डिनेट आ गया 5 cos 37 और z में कोऑर्डिनेट आ गया 5 sin 37 और ये वाला तो है ही 5, तो इसका कोऑर्डिनेट तो हो गया 0,5,0। आप cos 37 देख लो, cos 37 कितना हो गया बच्चों? cos 37 हो जाएगा मेरे पास, देखो ट्राइंगल बना लो, दिस इज 37 डिग्री, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5, तो cos 37 कितना हो गया बच्चों? बेस बाय हाइपोटेन्यूज यानी 4/5 और sin 37 कितना हो गया बच्चों? 3/5। चलिए रख देते हैं बच्चों। तो देखिए 5 × 4/5 यानी ये 4 बना, 5 × 3/5 यानी ये 3 बना, तो कोऑर्डिनेट्स बने 4,3 और ये 0,5,0। अब अगर मुझे कोऑर्डिनेट्स पता लग गए, ये तो ओरिजिन है बच्चों 0,0,0, अब पोजीशन वेक्टर निकालना आना चाहिए। पोजीशन वेक्टर कैसे निकालेंगे? यहाँ से यहाँ ये r1 वेक्टर और यहाँ से यहाँ ये r2 वेक्टर। तो r1 वेक्टर को मैं बेसिकली ये नाम दे रहा हूँ, r1 वेक्टर इज व्हाट? 4 - 0 4i कैप, 0 - 0 0, 3 - 0 + 3j कैप। r2 वेक्टर देखो बच्चों, r2 वेक्टर क्या आ गया? सिंपली 5j कैप। अब हमें क्या करना है? एरिया वेक्टर निकालना है, तो एरिया वेक्टर इज नथिंग बट r1 क्रॉस r2। अब क्रॉस प्रोडक्ट आना चाहिए बच्चों आपको, क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दो, सिंपल है। क्या आ गया बच्चों? 4i + 3j क्रॉस 5j। क्रॉस में क्या होता है? i क्रॉस i 0 है ना। बस ये देखो i को j के साथ करो। अच्छा ये बच्चों ये k वेक्टर आएगा आपका, क्योंकि k कैप में ना, तो बेसिकली इट्स अ k वेक्टर, k कैप, ये k कैप आएगा हमारे पास। तो ध्यान रखना, गलती मत करना, बस थोड़ी सी गलती हमारा पूरा न्यूमेरिकल खत्म कर देगी। चलिए 4 × 5 20, 20i क्रॉस j प्लस 3 × 5 15 k क्रॉस j। एक चीज़ और बच्चों, वहाँ पर a डॉट b हमने b डॉट a के बराबर बोला था डॉट प्रोडक्ट में, ये वैलिड है, बट a क्रॉस b इज नॉट इक्वल टू b क्रॉस a। तो प्लीज़ ये चीज़ का ध्यान रखना आप लोग, जो पहले है वो इनिशियल वेक्टर, जो बाद में वो फाइनल वेक्टर, तो इनिशियल क्रॉस फाइनल वेक्टर होना चाहिए। तो i क्रॉस j एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी 20i क्रॉस j बोले तो k कैप प्लस 15 k क्रॉस j यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन माइनस ऑफ i कैप। ये हमारा एरिया वेक्टर आ गया बच्चों, 20 k कैप माइनस 15 i कैप। जल्दी बताओ बच्चों, एरिया वेक्टर निकालना आया। इसकी ज़रूरत पड़ेगी जब हम लोग फ्लक्स पढ़ेंगे, अलग अलग केसेस में हमें एरिया वेक्टर निकालना आना चाहिए। दैट्स इट। एरिया वेक्टर पता लग गया, एरिया स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, तो एरिया वेक्टर क्वांटिटी है। दो टाइप के होते हैं, प्लेन और क्लोज्ड। प्लेन में हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस, कोई भी डायरेक्शन चूज कर सकते हो। क्लोज्ड में अभी भी परपेंडिकुलर टू द सरफेस ही लेंगे, लेकिन वो जो प्रोपगेटिंग आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। दैट्स इट। जल्दी बताइए बच्चों, आज का लेक्चर समझ में आया? चलिए आज की कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।